मैं उपकार सिंह, जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी फरीदाबाद, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, फरीदाबाद वासियों को आज 2024 में होने वाले चुनाव जो कि 25 तारीख को हमारे फरीदाबाद में होने जा रहा है, फरीदाबाद सीट पर, लोकसभा सीट पर, उसके लिए कुछ अपील करना चाहता हूं और देश को भी संदेश देना चाहता हूं, हरियाणा वासियों को भी संदेश देना चाहता हूं कि भाइयों, आज ऐसा समय है जब देश को 77 साल हो चुके हैं आज़ाद हुए, लेकिन आज़ादी के 77 साल के बाद भी आज हम सुरक्षित नहीं हैं। ना हम जातीय व्यवस्था के हिसाब से सुरक्षित हैं, जाति के नाम पर भी कोई अपने आप को बड़ा कहता है, कोई अपने आप को छोटा कहता है। ना ही हम धर्म के नाम पर सुरक्षित हैं, बड़ा छोटे को गले लगाने के लिए तैयार नहीं है, उससे नफ़रत करता है, उसका शोषण करता है। और ना ही हम सामाजिक तौर पे इकट्ठे हो पा रहे हैं। और उसके अलावा भी गरीबी और अमीरी का इतना ज़्यादा असंतुलन हो चुका है कि गरीब नीचे चला जा रहा है, अमीर अमीर बनता जा रहा है। मुझे याद आता है जब भगत सिंह जी ने फांसी दी, उससे पहले भी उनकी जब विचारधारा देखते हैं तो वो समानता की विचारधारा थी। वो समाजवाद पैदा करना चाहते थे देश के अंदर, लेकिन आज उनको सम्मान तो दिया जाता है देशभक्ति के नाम पे, सारी सरकारें सम्मान देती हैं। और जो सरकार आज बीजेपी की है वो, और उससे पहले कांग्रेस, और एक खामखा की पार्टी है, उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो भी अम्बेडकर साहब का भी फ़ोटो लगा देती है अपने दफ्तर में और भगत सिंह जी का भी दफ्तर में फ़ोटो लगा देती है। लेकिन जब सम्मान देने की बात आती है तो वो सम्मान किसी को भी नहीं देते। ना भगत सिंह के अनुयायियों को सम्मान दिया जाता है और ना अम्बेडकरवादी व्यवस्था जिन्होंने संविधान लिखा, अम्बेडकर साहब ने किसी एक जाति या धर्म के लिए संविधान नहीं लिखा था, वो पूरे देश के लिए संविधान लिखा है और पूरा देश उससे फ़ायदा उठाता है। महिलाएं हैं तो उनको भी संविधान ने ही हक दिए, वरना उनको तो घूंघट, सती प्रथा, आप पीछे जाके देखेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि उसको बराबर देखा ही नहीं जा रहा था। संविधान ने बराबर की नौकरियां दी, संविधान ने यहाँ तक चीफ मिनिस्टर बनने का भी मौका दिया महिलाओं को, प्राइम मिनिस्टर बनने का भी मौका दिया, लेकिन संविधान भी आज खतरे में है। और ये संविधान को जब मैं खतरे में कह रहा हूँ तो संविधान लफ्ज़ लिखा हुआ एक बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, बुक की मूल भावनाएं जो थी उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। संविधान हम भारत के लोग से शुरू होता है, हम भारत के लोग, हम का मतलब सब, इसमें किसी जाति विशेष की बात नहीं की गई है, इसमें किसी धर्म विशेष की बात नहीं की गई है। लेकिन कांग्रेस ने इस संविधान में संशोधन करके इसको कमज़ोर किया और आज जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, ये भी संशोधन भी कर रही है और ये तो इतनी ज़्यादा निडर होके ऐसी बातें भी कह देती है कि हम मनुवादी संविधान लाएंगे। बताओ, भारतीय संविधान को ख़त्म करके मनुवादी संविधान लाएंगे। ये अभी पीछे के भी 2 साल पहले, 3 साल पहले के चुनाव में इस तरह की बातें उठी, जब अम्बेडकरवादियों ने, मैं जब अम्बेडकरवादी लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। जो समानता को प्यार करने वाले हैं वो अम्बेडकरवादी हैं, वो चाहे किसी जाति से हैं, चाहे वो किसी धर्म से हैं। जब संविधान को खतरा, जब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो उसको जो कमज़ोर किया जा रहा है, एक शेर है, अब उस शेर के बाजुओं की ताकत को कम कर दिया जाए, छाती की ताकत को कम कर दिया जाए, उसकी जो मेन विचारधारा होती है उसके पैरों को भी कमज़ोर कर दिया जाए, हम भारत के लोग को कमज़ोर कर दिया जाए, तो वो खतरे में आ जाता है। और एक एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, अभी पीछे किसान आंदोलन हुआ, भारतीय संविधान इजाज़त नहीं देता केंद्र को कि वो कृषि के ऊपर राज्य के पावर को ले, कृषि के ऊपर कानून बनाने का हक केंद्र को नहीं है, राज्य को है। लेकिन ये जो सरकार है मोदी साहब की,
इन्होंने उसको अपने अंडर लेके 3 काले कानून बनाए। 13 महीने संघर्ष हुआ और 13 महीने के संघर्ष के बाद मोदी साहब को शर्म नहीं आई जब उन्होंने ये बोला कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। अरे आपकी तपस्या गलत चीज़ की थी। जब गलत तपस्या करोगे तो उसका यही होना था। और फिर उन्होंने वायदा करा किसान भाइयों के साथ कि मैं एमएसपी के ऊपर कानून बनाऊंगा, लेकिन अभी तक 2.5-3 साल हो चुके हैं उस बात को। 2.5 साल के बाद भी एमएसपी के ऊपर कानून नहीं बनाया गया। क्या सबको बराबर का हक नहीं है तरक्की करने का? क्या किसान भाइयों को हक नहीं है तरक्की करने का? वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और भोजन ही नहीं होगा, भोजन तो वही उगाते हैं, सब्जियां भी वही उगाते हैं। अगर वो गरीबी की अवस्था में मरते चले जाएंगे, तरक्की नहीं करेंगे, तो देश को सस्ता फूड कैसे मिलेगा? सस्ते फूड को उनको ताकत देगी सरकार, ताकत देगी तभी होगा। वो है क्या सरकार जो उनको बीज देना है, जो उनको यूरिया वगैरह देना, जो उनको उनके उपयोग में आने वाले जो वस्तुएं हैं कृषि के अंदर उनके ऊपर टैक्स इतना लगा देते हैं, वो चीज़ें तो महंगी दे रही हैं, लेकिन जो उनका उपज है उसका रेट बढ़ाते नहीं है। अरे भाई उनका रेट बढ़ाओ। क्या आपने कभी कंट्रोल करा है कार कितने की बिकेगी, मोटरसाइकिल कितने की बिकेगी? उसके ऊपर तो आपने कभी कंट्रोल नहीं किया। उद्योगपतियों के ऊपर तो कंट्रोल नहीं किया कि आप इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते हैं। तो किसान के ऊपर क्यों अंकुश है? उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो दो ना। एमएसपी का मतलब यही है, वो तो कम से कम दो, लेकिन ये सरकार नहीं दे रही है। और ये सरकार क्या है, इससे पहले की सरकार की भी किसानों की हितैषी नहीं थी, मजदूरों की हितैषी नहीं है। अभी कोविड हुआ, उसके अंदर जहाँ किसानों के साथ अत्याचार हुआ, वहाँ मजदूरों के जो कानून थे उनको ख़त्म कर दिया। पहले 8 घंटे से ज़्यादा आप उनसे नौकरी नहीं करवा सकते थे, डबल ओवरटाइम देना होता था। वो ओवरटाइम भी सिंगल कर दिया और 12 घंटे आप ज़बरदस्ती उससे काम करवा सकते हैं। वो मना नहीं कर सकता मजदूर बेचारा, उसकी इच्छा के विरुद्ध भी उसको करना पड़ेगा। ऐसे कानून ले आई है सरकार, मतलब मजदूर के हक़ में भी नहीं है, किसान के हक़ में भी नहीं है। और उससे ऊपर उठूँ मैं, धर्म के ऊपर जाऊँ, तो 1984 में दंगे फसाद हुए, आज तक न्याय नहीं मिला। ये कांग्रेस की सरकार थी। एक इवेंट छोटा सा बताऊंगा मैं। यहाँ 32 शहीद हुए थे, होन चिल्लड़ गांव है रेवाड़ी के पास। वो 1984 में जब 32 शहीद हुए तो 91 तक तकरीबन उसको पूछने वाला नहीं था। अचानक वो केस सामने आया तो एक गर्ग कमीशन बना और गर्ग कमीशन के हिसाब से आज जो माननीय खट्टर साहब मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया और गर्ग कमीशन ने उन्हें बोला कि इनको एक एसआईटी बनी थी और एसआईटी के रिपोर्ट के हिसाब से वो जो गर्ग कमीशन ने बनाई थी उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि हाई कोर्ट के अंदर वो केस आज भी पेंडिंग है कि जो पुलिस अधिकारी 1984 में उनकी तरक्कियां कर दी गई थी और उनका केस जो दबा दिया गया था, उनके ऊपर एफआईआर करिए और एफआईआर करके आप कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट दी है। अभी पीछे तकरीबन 4.5 साल पहले आए थे, खट्टर साहब आए थे 2018 लास्ट में, ज़्यादा हो गया टाइम, 5.5 साल पहले। तो मैंने ये बात रखी खट्टर साहब के सामने, आमने सामने बैठ के। उन्होंने सारी बातें सुनी, कहते 22 करोड़ दे दिए। मैंने कि 32 लोगों को 22 करोड़ दे देने से उनको न्याय नहीं मिल गया। आप कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि 1984 का दंगा कांग्रेस ने कराया। आज आपकी सरकार है बीजेपी की, आप एफिडेविट क्यों नहीं दे रहे हैं उन पुलिस अधिकारियों के ऊपर? एफआईआर दर्ज करके एफिडेविट क्यों नहीं दे रहे हैं? उनके पास कोई जवाब नहीं था। मेरे कहने का मतलब यह है, ये बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, ये दोनों चट्टे बट्टे हैं एक ही थाली के, क्योंकि दोनों को आरएसएस चलाती रही है। जब सरकार कांग्रेस को थी तब भी आरएसएस उसको फीड करती थी। 1984 में अकाल तख्त पे जब हमला हुआ तो या वहाँ की जो वातावरण बिगड़ा उसमें आरएसएस का बहुत बड़ा रोल था। यहाँ तक कि अडवाणी जी ने दुर्गा का खिताब दिया इंदिरा गांधी जी को जब उन्होंने अकाल तख्त पे अटैक करवाया।
सिविलियंस के ऊपर तोपें चलाई 1984 के अंदर, सिविलियंस के ऊपर। और अब किसान आंदोलन में भी देख लो, किले गाड़ रखी हैं, तोपें चला रहे हैं, ऐसा जंगल राज इन्होंने खड़ा कर दिया जैसे बॉर्डर है। तो मैं ये दोनों सरकारों को कभी माफ़ नहीं कर सकता। गुजरात के दंगे कराने वाले भी यही हैं, उसके पीछे भी आरएसएस है, 1984 के दंगों के पीछे भी आरएसएस है। अब मणिपुर जला, अभी हमारे माने मोदी साहब ने कोई बयान नहीं दिया, जाना तो दूर की बात है। तो ये सरकारें गरीब के ऊपर अत्याचार करती हैं। और गरीब जब मैं कह रहा हूँ तो जाति व्यवस्था के हिसाब से भी गरीब कौन है, नीचे कौन है, आर्थिक के हिसाब से भी कौन है, और माइनॉरिटी के साथ भी बहुत भेदभाव हो रहा है। माइनॉरिटी में जिनकी संख्या ज़्यादा है वो छोटी संख्या वालों को दबा देना अपना धर्म समझ रहे हैं। राम मंदिर की बात करते हैं, अरे राम जी तो सबके हैं, रमे हुए राम की बात हमारे गुरु नानक साहब ने गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी लिखी हुई है। जो घट घट के अंदर रमा हुआ राम है वो गुरु ग्रंथ साहब में हमें भी बताया गया है। तो राम लफ्ज के इन्होंने पॉलिटिकल तरीके से लाभ लेने का जो जतन किया वो इनको महंगा पड़ने वाला है। ये इस चुनाव के अंदर सब कुछ नंगा हो जाएगा। और ये दोनों की सरकार नहीं बन रही है, ना एनडीए की ना इंडिया की, क्योंकि दोनों की दोनों ताकतें जो हैं वो विघटनकारी हैं, सांप्रदायिक हैं। इनकी मूल भावनाओं के साथ जो संविधान की मूल भावनाएं हैं उनके उल्ट काम करती हैं ये दोनों सरकारें। इसीलिए संविधान को ये मानती नहीं है और संशोधन कर करके संविधान को कमज़ोर दोनों सरकारें इसीलिए करती हैं क्योंकि ये विघटनकारी हैं। और ये देश को इकट्ठा कैसे बच पाएगा मुझे तो समझ नहीं आता। इनकी दोनों की करतूतों को देख के ऐसे लगता है कि देश भी बच पाएगा या नहीं। लेकिन देश के अंदर सच्चे नागरिक बहुत हैं। मैं आज उन्हीं सच्चे नागरिकों के सामने ही अपनी अपील रख रहा हूँ जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर बात को सुन रहे हैं। वो अगर केवल और केवल कोई पार्टी है संविधान को प्यार करने वाली, बराबरता की बात करने वाली, समानता की बात करने वाली, सभी को बराबर देखने वाली, तो बहुजन समाज पार्टी है। हमारी 4 बार सरकार बनी उत्तर प्रदेश के अंदर। बहन कुमारी मायावती जी ने बिना जाति धर्म को देखे गरीबों को पट्टे दिए, चाहे वो किसी जाति से थे चाहे वो किसी धर्म से थे। वरना यहाँ पर तो झुग्गियों के भी उजाड़ दिया जाता है। और काशीराम निवास योजना के तहत लाखों फ्लैट यूपी के अंदर बनाकर गरीबों को दिए। तो हमारी पार्टी कभी भी ये नहीं कहती कि हम ये गारंटी देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी गारंटी तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान के रूप में हमें दे रखी है। अगर संविधान के रूप से हम चलें तो सभी को शिक्षा का बराबर अधिकार ऑलरेडी है, फूड का अधिकार सबको पहले से है, सुरक्षा का अधिकार सबको पहले से है, हर तरीके से आज़ादी से जीने का, हर धर्म को आज़ादी से जीने का अधिकार संविधान ने ऑलरेडी दे रखा है। तो ये किस गारंटियों की बात कर रही हैं ये दोनों सरकारें। और ये जो दोनों सरकारें हैं ना, अर्थव्यवस्था को इतना ख़राब कर चुकी हैं। ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने 155 लाख करोड़ रुपया कर्ज बढ़ा दिया। अगर उसको डिवाइड करेंगे 140 करोड़ जनता से तो तकरीबन 1,10-12 हज़ार रुपये पड़ जाते हैं। तो अगर उसको 10 साल से डिवाइड करेंगे 12 महीने के हिसाब से तो 1,000 रुपया लगभग पड़ जाता है। हर भारतीय नागरिक के ऊपर 1,000 रुपया महीना कर्जा बढ़ रहा है। 155 लाख करोड़ को जनसंख्या से डिवाइड कर लो, क्या 1,000 रुपया पूरी जनता को, पूरे 140 करोड़ जनता को दिया जा रहा है? ये कर्जा कैसे बढ़ रहा है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कर्जा बढ़ कैसे रहा है। इसका मतलब लॉलीपॉप दिए जाते हैं। कोई पार्टी आती है, मैं ये दे दूंगी, मैं ये दे दूंगी। अरे देनी है नौकरी दो, व्यापार दो उनको। व्यापार और नौकरी अगर आप उनको अच्छे तरीके से देंगे, उनको सुरक्षा दो, वो चाहे किसी जाति के हैं धर्म के हैं, उनको बराबर के अधिकार दो। बराबर का अधिकार दोगे वो खुशी से काम करेंगे। और जब किसी दबाव में, मानसिक दबाव में आदमी काम करता है तो पूरी एनर्जी नहीं लगा पाता। आज
जाति के नाम पे इतने दंगे फसाद होते हैं, चाहे हाथरस का है, अभी मणिपुर में आपने देख लिया। तो ये जो दंगे फसाद हैं, उस व्यवस्था में आदमी खुल के काम करने लायक भी नहीं रहता, दबा हुआ रहता है। तो देश तरक्की कैसे करेगा जब देश का नागरिक घुटा हुआ है, अपने आप को महसूस कर रहा है? वो देश कैसे तरक्की करेगा? जब देश का नागरिक अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ पा रहा है, वो देश कैसे तरक्की करेगा? अगर देश तरक्की तभी करेगा, देश का विकास उसी को कहते हैं, खाली पैसा कमा देना नहीं। जिस आदमी की जान खतरे में है, आज के चुनाव में भी देख रहे हैं हम, जिनकी जान खतरे में है वो कुछ और तरह से वोट देने का सोचते हैं। जो दबाने वाले हैं उनको मोदी साहब कुछ और बातें कर रहे हैं हिंदू मुसलमान में करके। ये चीज़ें गलत हैं। और मैं उनसे भी कह देना चाहता हूँ धार्मिक तौर पे, अगर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। कोई दंगा फसाद नहीं हुआ जब 4 बार हमारी मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बनी। किसी के साथ, किसी समुदाय के साथ दंगा फसाद नहीं हुआ। तो हमारी जान अगर सुरक्षित है तभी तो विकास करेंगे। जब हम ये नहीं पता कि हम कल तक रहेंगे या नहीं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबकी माँ का हृदय एक जैसा होता है। जब उसके बच्चे को किसी तरीके मार दिया जाता है जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे, दंगे फसाद, ये जो भीड़ तंत्र लोकतंत्र के ऊपर हावी हो चुका है, इससे अगर बचना है तो बहुजन समाज पार्टी आपको बचा पाएगी। ये जो नागनाथ और सांपनाथ कांग्रेस और बीजेपी आपको नहीं बचा पाएंगी। मैं सभी को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी जाति वालों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ। अगर आप सच्चा कोई राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं, कबीर साहब का राज स्थापित करना चाहते हैं, बाबे नानक का राज स्थापित करना चाहते हैं, ईसा मसीह का राज स्थापित करना चाहते हैं, या मोहम्मद साहब का राज स्थापित करना चाहते हैं, तो वो समानता में यकीन रखते थे, वो कट्टरता पे यकीन नहीं रखते थे। आपको कट्टरता छोड़ के समानता वाली विचारधारा, अम्बेडकरवादी विचारधारा, संविधानिक विचारधारा, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आपने उसको जितवाना है। और 2024 में हमें पूरा पता है कि ना एनडीए की सरकार बनेगी, ना इंडिया की सरकार बनेगी, और जो भी बनेगी, अगर हमें अच्छी सीटें मिल जाती हैं और मिलने जा रही हैं, मुझे पूरा यकीन है, तो सरकार बनेगी बहुजन समाज पार्टी की। बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी। और फिर देखना कि पिछले 77 साल में क्या हुआ प्रधानमंत्री जो बने और पार्टियों के, और जब बहुजन समाज की पार्टी की प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने सबके साथ न्याय किया या नहीं किया। एक बार राज दे के देखो, फिर आपको पता चला जाएगा कि यूपी की तर्ज के ऊपर पूरे देश में राज किस तरीके करना चाहिए, वो बहुजन समाज पार्टी आपको करके दिखाएगी। इसलिए हाथ जोड़ के मैं आपको अपील करना चाहता हूँ, जाति और धर्म से ऊपर उठकर आप बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाएं। इसी में आप सुरक्षित रहेंगे, विकास करेंगे। जय भीम, जय भारत, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, राम राम। सभी को, सभी जाति, सभी धार्मिक भावनाओं को किसी की ठेस पहुंची हो तो मेरी भावना को समझना। मेरी भावना संवैधानिक भावना है, संविधान को प्यार करने वाला हूँ। बाबे नानक को भी उतना प्यार करता हूँ जितना मोहम्मद साहब को प्यार करता हूँ, जितना राम जी को प्यार करता हूँ, जितना मैं बुद्ध जी को प्यार करता हूँ। मैं सभी को बराबर प्यार करने वाला हूँ। और हमारी जो बहुजन समाज पार्टी का नारा है वो भी सर्जन हिताय सर्जन सुखाय का नारा है। उस हिसाब से आप वोट कीजिए। आप अपने अधिकार को छोड़ना मत, चाहे वोट किसी को भी करना, वोट करने ज़रूर जाना, और अच्छा लगे तो बहुजन समाज पार्टी को वोट करना। सभी को जय भीम, जय भारत।